ईपीएफ में वॉलंटरी कवरेज क्या है और मैंडेटरी कवरेज क्या है और ईपीएफ में जो इस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन है वो किस तरह किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम ईपीएफ में इस्टेब्लिशमेंट के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को समझेंगे। इस्टेब्लिशमेंट के रजिस्ट्रेशन के समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो हम समझेंगे। आज का जो वीडियो है वो नव ठाकुर जी की ऑन डिमांड पर है। तो चलिए शुरू करते हैं ईपीएफ के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। सबसे पहले आपको आना है श्रम सुविधा के पोर्टल पर और श्रम सुविधा के पोर्टल पर आने के बाद आपको यहां पर साइन अप पर क्लिक करना है और साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी डिटेल यहां पर फिल कर लेनी है। ये नॉर्मल आपका एक साइन अप प्रोसेस है। ध्यान रहे कि आप जब भी किसी एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन करें तो उसी का जो ऑफिशियल मेल आईडी है वही यूज करें। बहुत से जो कंसल्टेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी ही मेल आईडी के थ्रू एम्प्लॉयर का एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। बाद में जब एम्प्लॉयर जो है वो अगर ईपीएफ के रूल रेगुलेशन या कंट्रीब्यूशन को प्रॉपरली फॉलो नहीं करता है तो उस केस में डिपार्टमेंट जो है वो नोटिस सर्व करता है रजिस्टर्ड मेल आईडी पर। तो कोशिश कीजिए कि आप इसमें अपने एम्प्लॉयर का ही मेल आईडी जो है वो रजिस्टर्ड करें। मेल आईडी रजिस्टर करने के बाद जैसे आप साइन अप पर क्लिक करते हैं तो श्रम सुविधा पोर्टल से आपको एक मेल रिसीव होता है। आप इस मेल पर जब क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको क्लिक हियर का ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड किया गया है। आप यहां पर क्लिक कीजिए और यहां पर क्लिक करने के बाद जो आपने साइन अप के समय मोबाइल नंबर और मेल आईडी दिया था तो उसमें उस मोबाइल नंबर पर जो है वो आपका ओटीपी चला जाएगा। अगर आपको ओटीपी रिसीव हो गया तो आप ओटीपी यहां पर फिल कर दीजिए। तो आप यहां से रिसेंड ओटीपी भी कर सकते हैं। ओटीपी डालने के बाद आपको अपना एक जो है यूजर आईडी वो यहां पर फिल कर लेना है जो भी आप रखना चाहते हैं। जैसे ही आपका यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहां पर आपको अलर्ट जो है वो शो कर देगा। उसके बाद आपको यहां पर यूजर से लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर ईपीएफ ईएसआई टैब पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहां पर अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 और ईपीएफ। आपको अगर दोनों रजिस्ट्रेशन करने हैं एक साथ तो आप दोनों भी कर सकते हैं और अगर आप अकेला एक रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो है अभी सिर्फ ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन करना है तो हम यहां पर सिर्फ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को जो है वो चेक करेंगे और यहां पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आपको ये जो डिटेल है ये सारी डिटेल अपनी फिल कर लेनी है। बट इसमें अब आपको ध्यान का रखना है कि जो इस्टेब्लिशमेंट नेम एज पर पैन है यहां पर आपको अपने बिजनेस नेम को जो है वो एंटर करना है, ना कि आपके जो इंडिविजुअल नेम है उसको एंटर करना है। अब जो ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन होगा वो आपका प्रोप्राइटरशिप का हो सकता है, पार्टनरशिप का हो सकता है, कंपनी का हो सकता है, सोसाइटीज का हो सकता है। तो सभी केसेस में आपको यहाँ पर जो है वो बिजनेस का नेम एंटर करना है जो आपका बिजनेस नेम है। और यहाँ पे सेटअप डेट जो आपसे कह रहा है वो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर जो आपकी सेटअप डेट है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपकी इस्टेब्लिशमेंट कैटेगरी आपसे पूछी जाएगी कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट कैटेगरी जो है वो किस तरह के, वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे ओनरशिप की डिटेल मांगेगा, आप अपनी ओनरशिप की यहाँ पे डिटेल फिल कर दीजिएगा। अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे जीएसटी नंबर मेंशन कर दीजिए। अगर आपके पास कोई और रजिस्ट्रेशन प्रूफ है तो वो मेंशन कर दीजिए। अगर प्रोप्राइटरशिप होगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ ओनर्स 1 रहेगा। अगर पार्टनरशिप होगा तो उसमें जितने भी पार्टनर होंगे आप उनका जो नंबर है यहाँ पर मेंशन कर देंगे और कंपनी के केस में जितने डायरेक्टर होंगे वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब जो आपका सर्टिफिकेट है वो इशूड किसने किया है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है और इसको आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर ई कॉन्टैक्ट में भी नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे कॉन्टैक्ट पर्सन्स की जो है वो डिटेल मांगेगा, वो डिटेल आपको फिल कर देनी है जो भी आपका ऑथराइज रहेगा। नॉर्मली आप यहाँ पर जो ओनर है उसी का डिटेल फिल कर दीजिए अगर आपका इंडिविजुअल केस है तो। प्राइमरी ओनर की डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपका आइडेंटिफायर्स की डिटेल जो आपसे मांगेगा यहाँ पर आप अपनी जीएसटी सर्टिफिकेट की डिटेल मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई आपका और रजिस्ट्रेशन प्रूफ है आपके पास तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और आप इसी रजिस्ट्रेशन प्रूफ को एज अ एड्रेस प्रूफ भी ट्रीट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर चेक पर क्लिक कर देना है। चेक पर क्लिक करने के बाद आपको इसे ऐड कर लेना है और ऐड करने के बाद अब आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल जो है वो आपको फिल करना है और यही आपका जो है सबसे मेन इसमें पोर्शन होने वाला है, क्योंकि बाकी सब डिटेल तो आपने वहां पर डाल दिया। अब सबसे मेन आपका पोर्शन जो रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। जैसे डू ईपीएफ एंड एमपी एक्ट अप्लाइज टू इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक है आपका वॉलंटरी कवरेज एप्लीकेशन और दूसरा है यस। अब इसमें आपको समझना है कि वॉलंटरी कवरेज क्या है और मैंडेटरी क्या है। अगर आपकी जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है वो अगर 20 से कम है तो उस केस में आप यहां पर वॉलंटरी कवरेज को सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब हुआ कि ईपीएफ डिपार्टमेंट का जो ईपीएफ एक्ट है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं था, पर आप अपनी विलिंग से अपनी इच्छा से जो है वो ईपीएफ के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपकी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 20 या 20 से ज्यादा होती तो उस केस में आपको यहां पर यस चूज करना होता, क्योंकि अभी मेरा जो है वॉलंटरी कवरेज है तो मैं यहां पर वॉलंटरी कवरेज जो है वो सिलेक्ट करूंगा।
बट इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने वॉलंटरी कवरेज के अंडर भी अपना रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो आपके ऊपर ईपीएफ के जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो मैंडेटरी की तरह ही एप्लीकेबल होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे वॉलंटरी कवरेज लिया था तो मेरे ऊपर जो है किसी तरह की रियायत की जाए रूल एंड रेगुलेशंस में। बस फर्क इसमें इतना रहेगा कि वॉलंटरी कवरेज का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ईपीएफ एक्ट सेक्शन 1(4) के अंडर होता है और जो मैंडेटरी का कवरेज होता है वो सेक्शन 1(3) के अंडर जो है उसका कवरेज जो है एप्लीकेबल हो जाता है। और साथ में इसमें एक ये फायदा रहता है कि वॉलंटरी कवरेज पर डिपार्टमेंट जो है वो आसानी से ना इंस्पेक्शन नोटिस निकालता है ना किसी तरह की इंक्वायरी के नोटिस जो है वो जनरेट करता है। जबकि अगर मैंडेटरी हो जाए, रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 1(3) हो जाए तो उस केस में आपके ऊपर जो है इंस्पेक्शन के प्रोविजंस जो है वो थोड़े ज्यादा चांसेस रहते हैं होने के। उसके बाद ये जो पॉइंट नंबर 85 है, यहां लिखा है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉइज एज ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन, जो कि आज का डेट यहां पर शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ईपीएफ के अंदर जो ईपीएफ के इंप्लॉइज एनरोल होंगे और जो ईपीएफ की कवरेज से बाहर होंगे उन दोनों को मिलाकर आपके पास कितने इंप्लॉइज रहेंगे। अगर आपके 4 इंप्लॉइज मान लीजिए कवरेज के अंदर रहेंगे और 2 इंप्लॉइज कवरेज से बाहर रहेंगे तो उस केस में आपको यहां पे 6 मेंशन करना है। अगर आपके सारे इंप्लॉय कवरेज के अंदर रहेंगे तो आपको यहां पर वो मेंशन कर देना है। तो अभी हमारे जो है वो सिर्फ 2 इंप्लॉइज हैं क्योंकि यहां पर जो ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया जा रहा है वो सिर्फ एक टेंडर पर्पस के लिए किया जा रहा है। उसके बाद यहां पर नीचे दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ एक्सक्लूडेड इंप्लॉय। अगर आपके एक्सक्लूडेड इंप्लॉय यानी कि टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉइज में से जो आपके एक्सक्लूडेड इंप्लॉय होंगे वो आप यहां पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहां पे ऑप्शन आ रहा है कि डेट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन इंप्लॉयर एंड इंप्लॉइज मेजोरिटी। इसका मतलब क्या है कि जब भी वॉलंटरी कवरेज के अंदर ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन लिया जाता है तो वो इंप्लॉय और इंप्लॉयर की आपसी सहमति के आधार पर ही लिया जाता है। तो यहां पर आप वो डेट मेंशन कर देंगे जो आपका डेट होगा। उसके अलावा अगर कोई और डेट आप अगर मेंशन करना चाहते हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप दोनों जगह जो है वो सेम डेट रख सकते हैं। यहां पर जो डेट आपको दिखाई देगी कि डेट फ्रॉम विच एक्ट विल बी एप्लीकेबल, यानी कि अब जो ईपीएफ एक्ट की एप्लीकेबिलिटी आपके ऊपर होगी वो इसी डेट के आधार पर होगी। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस के आधार पर नहीं, जो डेट आप यहां पर मेंशन करेंगे उस डेट के बाद ही, उस डेट से ही आपका जो है ईपीएफ की एप्लीकेबिलिटी मानी जाएगी। यहां पर अब आपको दिखा रहा है कि वेदर द बिल्डिंग एंड प्रीमिसेस ऑफ फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट इज ओन्ड और हायर, यानी कि आपका जो बिजनेस है का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो आपका रेंटेड है या आपकी ओन प्रॉपर्टी है। हमारे केसेस में ये ओन प्रॉपर्टी है तो यहां पर आपका बाकी सब ऑप्शन जो है वो डिसेबल हो जाएंगे। अगर हम यहां पे इसको रेंटेड कर देते तो रेंटेड करने के बाद हमसे यहां पे रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट की बिगिनिंग कब है, उसकी एक्सपायरी कब है, जो प्रीमिसेस का ओनर है उसकी प्रॉपर डिटेल वो हमसे सब मांग ली जाती है और आपको यहां पर वो फिल करनी होती। उसके बाद आपको यहां नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगर आपके बिजनेस का कोई ब्रांच या डिवीजन है तो आप यहां पर डिटेल फिल कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक रहने दीजिएगा। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपसे मांगेगा एनआईसी कोड। एनआईसी कोड जो होते हैं कि हर बिजनेस की जो एक्टिविटीज होती है उसके रिगार्डिंग यहां पर एनआईसी कोड जो आपको चूज करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आपको अपने बिजनेस का एनआईसी कोड नहीं पता तो आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहां पर एनआईसी कोड चूज करने के बाद आपको यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहां पर आपको अब जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। जैसे कि आपसे एड्रेस प्रूफ की डिमांड कर रहा है तो आप यहां पर एड्रेस प्रूफ में कोई लाइसेंस ऐड कर सकते हैं, अपलोड कर दीजिए। डेट ऑफ सेटअप प्रूफ अटैचमेंट में आप यहां पर डॉक्यूमेंट्स जो अटैच कर सकते हैं, अपलोड कर दीजिए। उसके बाद लाइसेंस प्रूफ अटैचमेंट में आप अपना जीएसटी सर्टिफिकेट ऐड कर दीजिए। अगर जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कोई और प्रूफ भी जो है वो बिजनेस का अटैच कर सकते हैं, जीएसटी कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्पाइसमैन सिग्नेचर अटैचमेंट। अब आपको यहाँ से एक सैंपल फाइल जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। सैंपल फाइल डाउनलोड करने के बाद अब जैसे सैंपल फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सैंपल फाइल दी गई है जिसमें आपको अपनी एस्टैब्लिशमेंट का जो डिटेल है वो फिल करना है और साथ में ही यहाँ पर आपको जो एम्प्लॉयर है उसके स्पाइसमैन सिग्नेचर जो है वो यहाँ पर अपलोड करना है। इसका आपको फायदा क्या रहता है कि ईपीएफ डिपार्टमेंट के पास आपके रजिस्टर्ड साइन की कॉपी जो है वो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पर चली जाती है और कल को जब आपको अपना ईवीसी या फिर डीएससी रजिस्टर्ड कराना होता है तो डिपार्टमेंट इससे क्रॉस चेक कर सकता है आपके सिग्नेचर्स को। तो काफी सारे लोग क्या करते हैं वो रजिस्ट्रेशन के टाइम इसको ब्लैंक अपलोड कर देते हैं, जबकि वो ठीक नहीं है। आपको इसको फिल करके ही अपलोड करना चाहिए फॉर द सेफ्टी। स्पाइसमैन सिग्नेचर फाइल को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है और साथ ही आपको यहाँ पर कॉपी ऑफ एग्रीमेंट फॉर वॉलंटरी कवरेज की एक सैंपल फाइल को भी डाउनलोड करना है और इस फाइल में भी आपको जो डिटेल फिल करके वापस इसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। स्पाइसमैन को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म का ड्राफ्ट है वो आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको इसमें सारी डिटेल को एक बार क्रॉस चेक जरूर करना है और अगर आप पाते हैं कि आपकी सारी डिटेल जो है वो प्रॉपर है उसके बाद आपको नीचे जो दिया गया है सबमिट बटन इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इस ESC के जरिए या फिर ई साइन के जरिए इसको एप्लीकेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम ई साइन के जरिए एप्लीकेशन को वेरीफाई कर रहे हैं। आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना है और गेट OTP पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको OTP फिल कर देना है और इसको सबमिट कर देना है।
जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल का जो है वो मैसेज आपको आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है और आप यहाँ से अपना जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अभी आपको ये देगा कि पेंडिंग फॉर पैन वेरिफिकेशन। तो कई बार ये आधे घंटे का समय लेता है, कई बार ये 2 से 3 घंटे का समय ले लेता है। अगर आपकी डिटेल प्रॉपर मैच हो जाती है तो आपको यहाँ पर आपका जो ईपीएफ का इस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है और उसका जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर डिपार्टमेंट द्वारा सेंड कर दिया जाता है। तो उम्मीद है इससे आपको ईपीएफ के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की कंप्लीट जानकारी जो है वो प्राप्त हो गई होगी। अगर आपको ईपीएफ, ईएसआई, लेबर लॉ से जुड़ी किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप टेक्समी को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई स्पेसिफिक कंसर्न है तो आप कमेंट सेक्शन पर मेंशन कर दीजिए, हम उसके ऊपर भी आपको वीडियो बनाकर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।